हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका जीएस पेपर 3 के डिस्कशन में। आइए जानते हैं कि कैसा था ये क्वेश्चन पेपर, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए, कितना सरप्राइजिंग था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन द पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड इंडिया। 1990 के बाद से जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया गया, उसमें क्या पैटर्न था, क्या ट्रेंड था, क्या जो रिफॉर्म्स के जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो पहले जो मेजर्स लिए गए उसमें हम थोड़े से सोशल सर्विसेज में जो हमारा इन्वेस्टमेंट था कम हुआ था। उसके बाद कंटिन्यूसली जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हुई वी फोकस्ड ऑन दैट सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंटली। टू व्हाट एक्सटेंट दैट हैज बीन कॉन्सोनेंस विद अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल सेक्टर्स में, सोशल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट एक कोर एरिया है हमारे सिलेबस का, जिसको हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि यही वो एरियाज हैं जहां से आपका एक पब्लिक हेल्थ या पब्लिक एजुकेशन या इस तरह की सेवाएं जो गवर्नमेंट देती है अपने सिटीजन्स को, उसके ऊपर फोकस है। अगेन प्रिडिक्टेबल इन नेचर था, टॉपिक सेपरेटली भी पढ़ा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखें हम तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। कमेंट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इफ यू रिमेंबर, काफी समय तक इंडिया में फूड इन्फ्लेशन रहा था हाई कंपैरेटिवली। तो एक लगातार जो एमपीसी है, हालांकि उसकी वजह से भी प्रभावित काफ़ी ज़्यादा होती हैं कई चीज़ें, लेकिन फूड प्राइसेस में जो जो इन्फ्लेशन है वो किन वजहों से है। एक तो पहले जो हमारे डोमेस्टिक रीजंस हैं वो हैं, लोकल रीजंस हैं वो है, फिर इंटरनेशनल रीजंस हैं वो है। तो आपको उन सभी एरियाज को डिस्कस करना है। इंडिया में कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इकोनॉमी के, शैडो इकोनॉमी का एस्पेक्ट हो गया, जो होर्डिंग होती है, वो सारे एस्पेक्ट यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। और जो गवर्नेंस में आरबीआई की जो पॉलिसी रही है इसको लेकर, क्या स्पेसिफिकली फोकस है, किन चीज़ों के ऊपर कोशिश की गई टैक्सेशन को लेकर, भी सब आप यहाँ पर इजीली डिस्कस कर सकते थे। अगेन समथिंग विच वाज इन न्यूज कंसिस्टेंटली। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें, व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इलेबोरेट। खासतौर पर अगर आप यहाँ देखें तो कश्मीर, वेस्ट बंगाल या अभी केरला की बात कर ले जहाँ पर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल रहे। तो व्हाट हैव बीन द इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप इसमें सोशल फैक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं। आप जो की रोल था उस टाइम में, जो वहाँ की गवर्नमेंट्स थी और जो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर था, कुछ हद तक आप वहाँ के पहले के टाइम को भी जाकर डिस्कस कर सकते हैं और क्यों वो सक्सेसफुल हो पाए। ये एरियाज आप सिंपली यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगेन ये टॉपिक लैंड रिफॉर्म्स का हम पढ़ते हैं सेपरेटली, तो अगेन समवट ऑन प्रिडिक्टेबल एरिया। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन पे आए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स इन इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। इंटरनेशनल एयर ऑफ मिलेट्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी की आवाज एक गाने में थी, उसको ग्रैमी तक के लिए नॉमिनेशन मिल गई थी। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली मिलेट वाज न्यूज थ्रू आउट द ईयर एंड वी हैड टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस क्रॉप, उसके क्या फैक्टर्स हैं न्यूट्रिशनल, क्या उसके कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं हेल्थ के ऊपर। सो नथिंग सरप्राइजिंग। फिफ्थ पे आते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स। ऑल्दो इंडिया सेकंड इन द वर्ल्ड टू फाइल पेटेंट्स, स्टिल ओनली अ फ्यू बीन कमर्शियलाइज्ड। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द लेस कमर्शियलाइजेशन। भारत बहुत सारे पेटेंट बनाता तो है, पर व्हेन वी लुक एट पेटेंट की कमर्शियलाइजेशन इंडिया में बहुत कम होती है। क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, तो इंडिया में लेस कमर्शियलाइजेशन क्यों है, इसके लिए आपको एक चीज जो है डिस्कस करनी होगी, वो होगा थोड़ा सा कंपैरेटिव। आपको शो करना पड़ेगा कंपैरिजन चाइना या यूएसए के साथ कि भाई वो इतना आगे हैं और हम इतना पीछे क्यों हैं। कि हालांकि पेटेंट के लिए जो हम फाइल करते हैं ज़रूर, लेकिन वो पेटेंट कितने वायबल होते हैं, कितने कमर्शियली वायबल होते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क विच वी हैव टू वर्क ऑन। प्लस जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें कैसे इंडस्ट्री एकेडमिया का मिसमैच है, वो एरिया यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली पहला पार्ट डिस्कस यही कर रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विद रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स। लाइफ मटेरियल्स को लेकर क्या डिफरेंस है, तो वहाँ तो हायर, अगर आप देखें तो पेटेंट वेस्टर्न कंट्रीज के पास है और उसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी टू लाइफ या फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स या मटीरियल्स बहुत कम हो जाते हैं, विच इज अ बिग एंड की कंसर्न। दैट्स व्हाई इंडिया इज एट, यू कैन से, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद मेनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये कहानी वहां रिलेट कर रही है, उस एरिया में जा रही है। If you look at the sixth one, what is the technology being employed for the electronic toll collection on highways? What are its advantages and limitations? What are the proposed changes that will make this process seamless? Would this transition carry any potential hazards? Again, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक टोल हाईवेज के बारे में, जो पहले हम मैनुअली टोल देते थे, हाउ द टेक्नोलॉजी चेंज्ड
ठीक है, फ्रॉम कार्ड्स टू नाउ सैटेलाइट बेस्ड टैक्स कलेक्शन विच इज बीइंग सीन एज कि भाई आप सीमलेस वहां पर टोल कलेक्ट होगा ताकि वहां पर लाइंस ना लगे और कोई भी इनकन्वीनियंस लोगों को ना हो, और हाईवे शुड बी सीमलेस. And how it will help, obviously it will make it very easy for the customers, it will be very easy, it will make it more transparent. तो ये सारे एस्पेक्ट आप डिस्कस करेंगे, इसके बाद से क्या लिमिटेशंस हैं और जो चेंजेस हैं वो क्यों इसको सिमलेस बनाते हैं उस एरिया में थोड़ी डिस्कशन करनी है. हालांकि 150 वर्ड्स आप पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, और क्या इसमें कोई हजार्ड है तो वहाँ पर जो उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो भी आपको साथ साथ डिस्कस करने हैं. जैसे कि अभी जब कार्ड सप्लाई हुए तो जो प्रॉब्लम्स देखी गई कि रूल्स बनाए गए थे कि अगर आप कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम तक अगर आपको टोल पे आपके पैसे नहीं कटे ऑटोमेटिकली देन यू विल गो फ्री, बट वो अप्लाई नहीं हो पाता, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता. तो वो सारे कंसर्न्स आप डिस्कस कर सकते हैं. बाकी अगर आप सेटेलाइट बेस्ड या फिर कैमरा बेस्ड सिस्टम पे जाएंगे जहाँ ऑटोमेटिकली मनी विल बी डेबिटेड आउट ऑफ द पीपल्स अकाउंट या क्रेडिट, तो उसको लेकर जो कंसर्न है कि क्या उसका यूज हो सकता है बाद में फॉर फ्रॉड एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो डिस्कशन भी हमें यहाँ पर करनी है. सेवंथ इज इंडस्ट्रियल pollution of river water is significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with the problem and also the government initiatives in this regard. हमें पता है चाहे यमुना की बात करें, चाहे गंगा की बात करें, चाहे कृष्णा कावेरी की बात करें, सब में इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है. तो यहाँ स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है क्यों है वो और क्या मिटिगेशन मेजर्स के लिए जाते हैं एनवायरमेंट में, स्पेसिफिकली इसके ऊपर डिस्कस किया जाता है. आप नमामि गंगे शुरू करो या जो भी यमुना के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हम स्पेसिफिकली इस एरिया पर काम कर रहे हैं. अगेन इट्स अ वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. What role do environmental NGOs and activists play in influencing environmental impact assessment outcomes for major projects in India? Cite 4 example with all important details. EIA के ऊपर अलग से एक सेक्शन है जिस पर फोकस किया जाता है, जिसको डिटेल में पढ़ा जाता है. सो इट्स नॉट समथिंग विच इज आउट ऑफ द सिलेबस. EIA के 4 एग्जाम्पल्स आपने देने हैं कैसे NGOs और जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो प्ले करते हैं रोल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के आउटकम्स में जो इंडिया के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं. उसकी वजह से जो कंसर्न्स आते हैं वो भी आप पास स्कोप है लिखने का. अगेन सम अनप्रेडिक्टेबल लाइंस. नाइन्थ अगर हम देखें, व्हाट एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म. यहाँ नार्को टेररिज्म की बात आ रही है. आपको पता है इंडिया गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है और कैसे वो नेशन वाइड थ्रेट बनता है, इसके बारे में वहाँ से आप इजीली एक ऐसा एरिया था जो अगेन वाज इन न्यूज़ क्वाइट सम टाइम, हाउ इट इज़ फंडिंग टेररिज्म इन इंडिया एंड हाउ इट इज़ क्रिएटिंग एन इशू फॉर इंडिया. ये अगेन हमने डिस्कस भी किया था अपने आंसर राइटिंग सेशंस में. Next one on you can see question number 10th. Describe the context and salient features of Digital Personal Data Protection Act. लगातार ये टॉपिक न्यूज में था, एक ऐसा एक्ट जिस पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे एंड दे वर आस्क्ड. Now look at the 11th one. Discuss the merits and demerits of the labor code in context of labor market reforms in India. What has been the progress so far in this regard? अब जैसे दो चीजें हैं ना, एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IP राइट्स, लेबर राइट्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. ये 3 टॉपिक सालों से वो ऐसे हैं जहां पर इंडिया का इकोनॉमिक टसल है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ. समथिंग ऑन दीज लाइंस आर ऑलवेज, हम इसके बारे में बजट में भी हर साल पढ़ते हैं, हम इसके बाद सर्वे में भी पढ़ते हैं. तो अगेन ऑन दो सेम लाइंस रिफॉर्म्स में 3 एरियाज ही हम प्राइमरी टारगेट करते हैं, तो वहाँ उसकी बात की गई है. If you had covered even survey properly, you can go through this question. Now look at the next one. What is the need for expanding the regional air connectivity in India? In this context, discuss the government initiatives like Udan scheme and its achievement. Regional air connectivity इंडिया में कम है and how Udan has really succeeded in bridging the gap, जिसमें Udan 1 से लेकर Udan 5 तक हम पहुंच चुके हैं. तो what has been the different steps, किन किन रीजनल सेंटर्स को फोकस किया गया, उसका क्या फायदा होता है, इसके क्या इकोनॉमिक इंसेंटिव्स थे और क्या क्या हमने अचीव किया है, सारे डायमेंशन वहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं. अगेन समथिंग ऑन स्कीम्स वी हैव स्पेसिफिकली डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल. अभी तो खैर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट सेक्शन वीडियो है. वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस लेटर ऑन एज वेल. व्हेन यू लुक एट द 13th question, what are the major challenges faced by Indian irrigation system in recent times? Suggest the measures taken by government for efficient इरिगेशन मैनेजमेंट. इंडिया ने लगातार कंसर्न फेस किया इरिगेशन को लेकर, जहां हम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से ग्रस्त हैं. इसके अलावा इंडिया में कंसर्न ये है कि बहुत ज़्यादा वाटर यूजेज किया जाता है, एफिशिएंसी को नहीं देखा जाता. हम फॉरेन सॉल्यूशंस पे भी जा रहे हैं, चाहे ड्रिप इरिगेशन की बात करें, स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी की बात करें. उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं स्पेसिफिकली टारगेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर और इरिगेशन के ऊपर, वो यहाँ पर आपको लिखनी है. यू कैन से इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. 14th पे अगर हम आए,
Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agriculture prices in India. What are the challenges associated with storage of buffer stock? Discuss. देखिए एग्रीकल्चर प्राइसेस इंडिया में कंसिस्टेंटली जो बढ़ती है घटती है उसके पीछे एक बड़ा रोल पीडीएस का रहता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत एफसीआई के अंदर बहुत सारा पब्लिक स्टॉक ऑलरेडी जमा किया जाता है, जिसको लेकर इंडिया पीस क्लॉज में भी फंसा था। ऑब्वियसली मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ दिस। तो यहाँ पूछा जा रहा है इसका क्या रोल है एग्रीकल्चर प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए। तो यहाँ आप एग्जांपल दे सकते हो कि पल्सेस की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अक्सर, और जो यूक्रेन वॉर के टाइम में हमें लगा था गेहूं और चावल के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो दैट स्टॉक प्लेज अ बिग रोल इन कीपिंग द एग्रीकल्चर प्राइसेस ऑफ वेरियस क्रॉप्स अंडर अ लिमिट, या फिर ओवर प्राइस ना हो जाए वो ध्यान रखा जाता है, या प्राइस बिल्कुल कोलैप्स ना कर जाए उसका भी ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। पर इसके साथ दिक्कतें भी आई हैं कि एफसीआई के गोदाम में चूहे खा गए बोरे के बोरे, तो वो आपको डिस्कस करना है। सो वी हैव टू लुक एट दैट डायमेंशन। इट वाज समथिंग कंसिस्टेंटली जो डिस्कस किया जाता है। आप कई सारे की आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में भी ये डिस्कस हुआ था, एडिटोरियल में डिस्कस हुआ था, इवन इसको हमने स्कीम्स में भी कुछ हद तक डिस्कस किया था। 15th पे आते हैं। द वर्ल्ड इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ fresh water. What are the alternative technology which can solve the crisis? Briefly discuss any three such technologies, citing their key merits and demerits. किस चीज़ की शॉर्टेज? क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर। कंसिस्टेंटली ग्लोबली हम ये फेस कर रहे हैं। तो क्या अल्टरनेट टेक्नोलॉजी है? यहाँ पर आप डिस्कस किस किस चीज़ को कर सकते हो। क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी में आप वाटर फिल्ट्रेशन पे काम करोगे, सी वाटर फिल्ट्रेशन पे काम करोगे, ठीक है, रिवर्स ऑसमोसिस पे ट्राई करोगे। तो इस तरह की कई टेक्नोलॉजीज है जो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, हाउ फंक्शनल दे कैन बी एंड हाउ एफिशिएंट दे कैन बी, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या होते हैं, उसको आप क्लियरली यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यू लुक एट द नेक्स्ट वन, व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ, व्हाट स्ट्रेटजीज हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रोफे। हमें पता है एस्टेरॉइड हाल में ही धरती के पास से गुजरा, सबकी जान निकल रही थी कि भाई धरती पे न टकरा जाए। तो अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन एस्ट्रॉइड पे पूछा गया, समथिंग विच यू कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम बेसिक ज्योग्राफी, इवन साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव। तो आपने कोर ज्योग्राफी पढ़ी है, आपको पता है एस्ट्रॉइड क्या है और कैसे वो एक्सटिंक्शन कॉज कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई है। आपको इसके बीच में पता होगा कुछ कॉन्स्टलेशंस और सैटेलाइट्स स्पेसिफिकली टारगेट किए गए थे एस्ट्रॉइड से लड़ने के लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी एक प्रोजेक्ट है, वो आप मेंशन कर सकते थे। 17 पे आते हैं, व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, how is it determined? Describe various elements of resilience framework. Also mention the global targets of Sendai framework of disaster risk reduction. देखिए सेंडाई डिजास्टर रिस्क रिडक्शन CDRI जो इंडिया का इनिशिएटिव था, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बार बार पढ़ते हैं। डिजास्टर और रेजिलियंस डेवलप करने में, डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक में सबसे कोर एस्पेक्ट यही है। नॉट समथिंग विच इज नॉट बीन आस्क्ड अर्लियर, रिपीटेड क्वेश्चन है, डिस्कस क्वेश्चन है। आप क्लियरली कह सकते हैं हाँ प्रेडिक्टेबल है ये क्वेश्चन भी। 18th में जाए, फ्लडिंग इन अर्बन, फ्लडिंग की बात यहाँ पर आ रही है। कंसिस्टेंटली मुंबई चेन्नई हर साल अर्बन फ्लडिंग होती है। अहमदाबाद के बारे में बात कर लो, रिसेंटली अर्बन फ्लड्स आए थे। फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। डिस्कस द कॉजेज ऑफ दिस डिजास्टर। मेंशन द फीचर्स ऑफ टू सच मेजर फ्लड्स इन द लास्ट 2 decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods. दिल्ली, चेन्नई, मुंबई सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं अर्बन फ्लड्स के। कैसे वो एक क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर भी है और कैसे उससे लड़ा जा सकता है, और क्या वजह रही, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क रही, खासतौर पर मुंबई में जहाँ हर साल बाढ़ आ जाती है, उसको लेकर क्या सिस्टम, अर्बन फ्लड को टैकल करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क लाया है, म्यूनिसिपैलिटीज के पास क्या इश्यूज है, अर्बन लोकल बॉडीज के पास। यू शुड हैव डिस्कस दीज थिंग्स एंड व्हाई दीज फ्लड्स आर सो डिफिकल्ट टू हैंडल। तो 2-3 एग्जांपल जो भी आपको पसंद होते हैं आप वो पिक करके डाल सकते थे, उसको आप एनालाइज उस हिसाब से करोगे। क्वेश्चन बहुत लंबा है बट आपके पास सफिशिएंट स्कोप है इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। अगर हम 19th पे आए, इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर विद चाइना and Pakistan, fraught with contentious issues. Explain the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Management Program and the Border Infrastructure Management Scheme, BIM and BATP. ये दोनों एरियाज अगेन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर न्यूज में थे। वी हैड डिस्कस्ड इट एज वेल। क्लियर कट क्वेश्चन है, क्या वहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आपसे पूछा खासतौर पे गया है। तो अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े देन इट्स अ प्रॉब्लम, बट न्यूज़ में थे, डिस्कस भी हो रहे थे, तो इट इज़ समथिंग विच यू मस्ट हैव रेड। तो इसमें क्या डेवलपमेंट किए गए, क्लियर कट मेंशन किए गए इश्यूज़ को आप मैप के थ्रू दिखा सकते हो, क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, इसका नार्को टेरर एस्पेक्ट, ये सब आप यहाँ से डिस्कस इजीली कर सकते हैं। 20th क्वेश्चन पे आए, सोशल मीडिया एंड एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज पोज अ सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज, व्हाट मेजर्स
have been adopted at various levels to address the security implications of social media. Also suggest any remedies to address the problem. Social media or encryption messaging services are a big concern, serious challenge. Security, internal security, इकोनॉमिक सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की बात भी आप कर लो, इन वजहों से लगातार डिस्कशन में थी और स्पेसिफिकली हम ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं कैसे उसका इस्तेमाल इवन लोकल इलेक्शन को रिग करने के लिए किया जाता है कई जगह पर। तो वो जो चैलेंज है सोशल मीडिया का उसको आपको यहाँ एड्रेस करना था, क्या है, एंड देन व्हाट आर द स्टेप्स टेकन, व्हाट आर द रेमेडीज, वो डिस्कस करना है। अगर हम देखें ना तो 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विच आर फ्रॉम द सिलेबस, द क्वेश्चन पेपर इज वेरी लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव, लेकिन समथिंग अगेन विच इज फ्रॉम द सिलेबस, नॉट आउट ऑफ द सिलेबस। एक भी आप क्वेश्चन ऐसा नहीं पाएंगे जो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा कैसा पूछ दिया, हमें कुछ आइडिया नहीं है टॉपिक का, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रॉम टॉपिक्स इन न्यूज। लेकिन आपने साल भर पढ़ा है तभी काम आएगा, और बहुत एग्जॉस्टिव पेपर था, बहुत टाइम लगा ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करने में। आपको क्वेश्चन देखने के बाद एक बेसिक जो आप माइंड में प्रिपेयर कर सकते हो, आपको साइड में प्रिपेयर करना है, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ना है पेपर को लेके। तो इसलिए थोड़ा सा थकाने वाला क्वेश्चन पेपर था, लेकिन प्रेडिक्टेबल था। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको इस बार का पेपर ये कैसा लगा, पेपर 3। तो चलिए, ये थी आज की डिस्कशन। आई होप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको ये पेपर कैसा लगा।